Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 39 of News Analysis Videos. Today, we are going to discuss an international relation, and this particular news is about India and France. रिसेंटली अगर आपको पता हो तो इंडिया एंड फ्रांस ने अपनी जो रिलेशन है उसको अपग्रेड कर दिया है, तो इस बारे में हम पूरी न्यूज़ को पढ़ेंगे, हम लोग हर डिटेल को कवर करेंगे एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. And if you're also preparing for any kind of written examination where comprehensive news analysis या फिर current affairs को पूछा जाता है, तो आप इस news source पे easily rely कर सकते हो. ठीक है. And before starting this news, actually I want to introduce myself. I am Tanu Chahar. I achieved all India rank 35 in CDS 2024. So let's get started. नाउ लास्ट वीडियो में जो हमारी न्यूज़ एनालिसिस वीडियो नंबर 38 थी, जहाँ पर हम लोगों ने बांग्लादेश इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टैटिक पोर्शन डिस्कस किया था. नाउ दिस स्टैटिक पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो उसको थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैंने वापस से आज यहाँ पे उसका एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है. तो देखते हैं आप लोग कितना याद है. तो बांग्लादेश इज़ आवर नेबर एंड बांग्लादेश में अभी जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आने की चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यू पीएम इलेक्ट हो चुके हैं, तारिक रहमान. ठीक है. तो बांग्लादेश के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, बिकॉज इन इंटरव्यू, इन एसएसबी इंटरव्यू, देयर आर चांसेस कि आपसे कुछ स्टैटिक नॉलेज पूछ ली जाए. तो इसका फॉर्मेशन 1971 में हुआ था. वी डिस्कस दिस थिंग इन लास्ट वीडियो एंड विद द हेल्प ऑफ इंडिया. अब बांग्लादेश इज अ कंट्री एंड द नेबर ऑफ इंडिया, जो कि हमारे साथ में लॉन्गेस्ट जो लैंड बॉर्डर उसको शेयर करता है, एंड द लेंथ इज 4096 किलोमीटर्स. ठीक है. दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विच इंडियन स्टेट्स आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स. ठीक है. जो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है, तो 5 स्टेट्स आर देयर: वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए. ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यूज़. यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात करें इंडिया एंड फ्रांस की. ठीक है. जब भी आपको फ्रांस नाम सुनाई देता होगा तो आपको राफेल याद आता होगा, बिकॉज हमारा जो रिलेशन था फ्रांस के साथ में वो हमेशा से बायर सेलर रिलेशन ही रहा है, एंड मोस्टली बायर ही रहा है, क्योंकि हम लोग डिफेंस डील्स करते हैं विद फ्रांस. बट इन दिस वर्ल्ड जहाँ पर जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक टेरिफ्स आर देयर, वॉर्स आर देयर, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है. उन केसेस में एवरी कंट्री, एवरी पर्टिकुलर नेशन वांट्स दैट पार्टनर जिनके साथ में वो फ्यूचर में थोड़ी स्टेबिलिटी देखते हैं. तो इंडिया इज दैट कंट्री जो उभर के आ रही है एज अ स्टेबल कंट्री. ठीक है. हमारी इकॉनमी बहुत स्टेबल है, हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट. तो इंडिया एंड फ्रांस, दे वांट टू अपग्रेड, एक्चुअली दे अपग्रेडेड देयर पार्टनरशिप फ्रॉम strategic partnership to special global partnership. Mind these words, these terms are important. ठीक है. अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जब थी हमारी, तो वी वर जस्ट लिमिटेड टू बायर सेलर रिलेशन. इससे ज़्यादा हमारा जो रिलेशन था वो नहीं था. जस्ट अ मिनट. बट जैसे ही हम लोगों ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया, तो उसका मतलब क्या हुआ. तो स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप का मतलब होता है, स्पेशल जब वर्ड हम लोग ऐड करें, इट मीन्स दिस फ्रांस कंट्री इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, स्पेशल कंट्रीज, जिनके साथ में हमारी जो पार्टनरशिप है एक स्पेशल प्रोमिनेंट पार्टनरशिप है. ठीक है. कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके साथ में हम लोग ये स्पेशल वर्ड ऐड करते हैं. नाउ ग्लोबल, व्हाट डज दिस वर्ड मीन. ग्लोबल जब हम लोग बात करें तो इट इज ऑल अबाउट ग्लोबल थिंग्स. तो नॉर्मली जब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है तो इट इज रिलेटेड टू द बायलेटरल लैंड बाउंड्रीज. जैसे कि इंडिया एंड फ्रांस के बीच में अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है तो वो इंडिया एंड फ्रांस के बॉर्डर्स तक ही सीमित है. ठीक है. हम लोग जो एक दूसरे के कोऑपरेट करेंगे वो एक दूसरे के बॉर्डर में कोऑपरेट करेंगे. बट व्हेन वी आर एडिंग ग्लोबल टू आर पार्टनरशिप्स, तो इसका मतलब आउटसाइड आर लैंड बाउंड्रीज, इंटरनेशनल कोई जगह है, तो वहां पर भी इंडिया एंड फ्रांस को अगर कोऑपरेट करने का मौका मिलेगा तो दे विल सपोर्ट ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडियन ओशन रीजन इंडिया एंड फ्रांस एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. ठीक है. बाकी इंडो पैसिफिक रीजन इज देयर, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन इज देयर. ठीक है. यूएनएससी के लिए अगर परमानेंट सीट इंडिया को लेनी है, उसके लिए वी नीड सपोर्टर्स, वी नीड ऐसे कंट्रीज जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं. तो फ्रांस इज वन ऑफ देम. फ्रांस ने ऑलरेडी ये चीज़ स्टेटमेंट के थ्रू बताई भी है. ठीक है. बाकी G7 में भी इनवाइट दिया गया है बाय फ्रांस. तो इंटरनेशनल जगहों पर भी जो फ्रांस है वो इंडिया को कोऑपरेट करेगा. ठीक है. सो दिस वाज द थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़, जहाँ पे आपको ये मेन चीज़ तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि इस पूरी मीटिंग का आउटकम क्या रहा. नाउ विच मीटिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ हियर यू कैन सी टू पीपल. दिस इज दिस मैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस,
इमानुअल मैक्रोन, यहाँ पे आप देख सकते हो इमानुअल मैक्रोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ही विजिटेड इंडिया एंड उन्होंने उनकी जो विजिट थी इट इज़ अ डुअल पर्पस विजिट। क्या थी डुअल पर्पस? फर्स्ट वाज द मीटिंग विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सेकेंड थिंग वाज एआई इम्पैक्ट समिट। अभी अगर आप न्यूज़ को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है एंड यहाँ पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं बाकी कंट्री से वो लोग आ रहे हैं एंड यहाँ पे इंडिया में विजिट कर रहे हैं एंड अपने अपने जो व्यू पॉइंट्स उनको रख रहे हैं, ठीक है। तो डुअल पर्पस विजिट थी। पहला इंडिया से मीटिंग, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग एंड दूसरा था एआई इम्पैक्ट समिट। सो इन द फर्स्ट थिंग लाइक इन द मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये हेयर यू कैन सी द डिफेंस लाइक सॉरी हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ पेपर, डिफेंस टू क्रिटिकल मिनरल्स, फ्रॉम डिफेंस टू द क्रिटिकल मिनरल्स टू टेक। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें लाइक देयर वर टोटल 21 आउटकम्स ऑफ द टॉक बिटवीन मोदी एंड मैक्रोन। ठीक है, देयर वर टोटल 21 आउटकम्स। हम उन आउटकम्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस ऑल ऑफ देम 21 डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो जितने भी हमसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर अब जो विजन रखा है लाइक दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज नाउ बीइंग अपग्रेडेड। अब विजन जो इन दोनों कंट्रीज ने रखा है इट इज होराइजन 2020 2047 रोड मैप। व्हाट इज दिस? अब हम लोग जब रोड मैप की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? रोड मैप मीन्स वी आर एस्टैब्लिशिंग एन आउटलाइन कि इन आने वाले ईयर्स में लाइक 2047 इज द ईयर जब इंडिया 100 ईयर्स अपनी सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट करेगा ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस। 1947 में हम लोगों ने इंडिपेंडेंस अचीव की थी, उसके बाद में 47 में 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। तो फ्रांस ने भी मिलकर यही रोड मैप रखा है, यही विजन रखा है कि 2047 तक हम अपनी जो रिलेशन है उसमें किस तरह कोऑपरेट करेंगे, उसके लिए एक आउटलाइन बनाया है। ठीक है, तो द अल्टीमेट विजन इज 2047। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी दिस स्लाइड कंटेन्स दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस मीटिंग में कुछ इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स थे। अब जितने भी 21 आउटकम्स हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है ताकि आप इजीली इनको रिकॉल कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट वाज द अपग्रेडेशन ऑफ द partnership, and now what we are studying is the institutional outcomes. What does that mean? कि हमारे जो रिलेशन है, जो पहले जो रिलेशन था इट वाज रिलेटेड टू द नॉर्मल मीटिंग्स। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कोई मीटिंग हो रही है, कोई टेम्परेरी मीटिंग हो रही है, बट जो हम लोग उस टाइम डिसाइड करते थे, डिस्कस करते थे, वो जो आउटकम्स होते थे, ठीक है, उनको कोई फिक्स नहीं किया जाता था, उन पे उनके लिए रिव्यूज नहीं होते थे। अब जब हम लोग इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीटिंग्स फिक्स कर देते हैं कि हमको फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो हर साल में कंडक्ट करनी है फॉर द रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव प्लान्ड दिस ईयर। अगर मैंने कोई इस टाइम कोई डिसाइड किया है, कोई फ्यूचर प्लान डिसाइड किया है, तो उसके रिव्यू के लिए मैं नेक्स्ट ईयर अपने जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग रखूंगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट। आप इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर रहे हो एंड थ्रू दिस वे यू आर फिक्सिंग द आउटकम एंड यू आर रिव्यूइंग द आउटकम। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया एंड फ्रांस ने भी एनुअल फॉरेन मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को स्टैब्लिश कर दिया है। इस बारी में जो मीटिंग हुई है कि हर साल जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दे विल मीट एंड दे विल डिस्कस एंड दे विल रिव्यू वट एवर दे हैव डिस्कस्ड लास्ट ईयर। एंड what they did a new thing which is India France Year of Innovation 2026 को इन्होंने अनाउंस किया है एज इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो फ्रांस है it has the capability of producing advanced technology, while India has the setup, India has the land, India has the talent and India has the digital infrastructure। तो इन दोनों को मिलके लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों को अगर एक साथ में लेवरेज किया जाए तो ये दोनों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे से बन के आएगी। इसलिए इंडिया एंड फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन इस ईयर को अब के बाद डिक्लेयर किया है। द थर्ड थिंग इज इंडो फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क। ठीक है, अगेन इट इज रिलेटेड टू इनोवेशन बट दिस टाइम नेटवर्क। नेटवर्क का यहाँ पे क्या मतलब है? लाइक दीज टू कंट्रीज विल नाउ कोलैबोरेट। ठीक है, पहले क्या होता था कि एडवांस टेक जो है वो फ्रांस के पास में है तो वो उसको सेल करता था। ठीक है, बट नाउ इंडिया वांट कि हम आपके साथ में कोलैबोरेट करें। वी वांट टू को डेवलप, वी वांट टू को रिसर्च एंड वी वांट टू को प्रोड्यूस।
ठीक है। नाउ दिस इज द मॉडर्न आइडियोलॉजी ऑन विच इंडिया वांट्स टू वर्क। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी हमेशा हमेशा से क्या रही है? बाइंग। हम लोग बाय करना चाहते थे। कंट्रीज जो थी वो सेल करती थी, हम लोग बाय करते थे। बट नाउ द मॉडर्न आइडियोलॉजी इज डिफरेंट, मॉडर्न इंडिया इज डिफरेंट। वी वांट टू को डेवलप, को रिसर्च एंड को प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग करना चाहते हैं। तो इस इंडो फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, इसमें हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। यहाँ पे कौन कौन कोलैबोरेट करेगा? इंडियन यूनिवर्सिटी, फ्रेंच यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टार्टअप्स जो है, इंडियन स्टार्टअप्स, फ्रेंच स्टार्टअप्स, देन रिसर्च लैब्स हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज में वो लोग काम करेंगे किस पे? इनोवेशन पे। ठीक है, सो दिस स्लाइड, पर्टिकुलर स्लाइड कंटेन्स द इंस्टीट्यूशनल आउटकम्स, कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें फिक्स कर दी हैं। ठीक है, now, other slide, this next slide is very important for your SSB. If you are preparing for any kind of SSB, then this slide is going to be very important for you. Like अगर आपको पिछली साइड में भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं लर्न कर पाऊंगी, नहीं लर्न कर पाऊंगा, तो ये तो आपको लर्न करना ही है एटलीस्ट। डिफेंस कोऑपरेशन में जो है, ऑलरेडी फ्रांस का जब भी नेम आता है तो वो हम लोग हमेशा से अच्छा ही रिलेशन देखा है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग हमें राफेल बाय करते हैं। बाकी मिसाइल्स, लास्ट जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीएसी ने 114 राफेल को बाय करने के लिए एओन जो है उसको गॉड कर दिया। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये किसने बताया है? डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, कि हमको नेसेसिटी है 114 राफेल की। एंड राफेल किससे आएंगे? फ्रांस से। ठीक है, एंड मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि क्योंकि अभी जो मैनुअल मैक्रोन है वो आने वाले हैं इंडिया में, इसलिए ये जो डीएसी इन्होंने पहले ही ये चीज़ अकॉर्ड कर दी है। ठीक है, एंड ये 114 राफेल हम लोग फ्रांस से लेने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है कि हमको फ्रांस से क्या बाय करना है। तो हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो कोई न्यू चीज़ नहीं है, हम लोग पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। ठीक है, जो 36 राफेल्स हमारे पास में हैं, 29 नेवी के पास में जो अभी आने वाले हैं, बाकी 114 हम लोग जो बाय करना चाहते हैं वो सब फ्रांस से आ रहे हैं। ठीक है, स्केल्प मिसाइल है। ठीक है, तो ये चीज़ें न्यू नहीं है, बट इस टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें और अपग्रेड की हैं। ठीक है, एंड किस तरह अपग्रेड की गई हैं? तो here you can see our defense minister, Mr. Rajnath Singh, and she is her French counterpart, कैथरीन वॉटरन। तो ये दोनों ने मिलके अटेंड की 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग। इस बार दिस डायलॉग हैपेंड इन इंडिया इन बेंगलुरु, एंड 6th इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग था। तो ये एनुअली होता आ रहा है एंड 6th बार इस बार हो रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसएसबी। सबसे पहले डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट जो था उसको रिन्यू कर दिया फॉर अपकमिंग 10 ईयर्स। जो नेक्स्ट 10 ईयर्स है उसके लिए उस पैक्ट को रिन्यू कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि फ्रांस में चाहे कितनी भी गवर्नमेंट चेंज हो, कोई भी इंस्टेबिलिटी कुछ भी आए, इंडिया के साथ में जो उनका डिफेंस पैक्ट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रिन्यू कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है किसी दूसरी कंट्री से, सपोज यूएसए प्रेशराइज करता है कि इंडिया के साथ में तुम डील नहीं करोगे, ठीक है, तो उस केस में भी जो फ्रांस है वो अपनी कमिटमेंट्स पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ये पैक्ट है उसको साइन किया हुआ है। द अदर थिंग इज रेसिप्रोकल मिलिट्री ऑफिसर डिप्लॉयमेंट, दिस इज अ न्यू वन। यहाँ पर क्या होगा कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो जो फ्रेंच मिलिट्री यूनिट्स में डिप्लॉय किए जाएंगे कुछ टाइम के लिए। इससे क्या होगा, हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी इसको समझ पाएंगे। बाकी दूसरी जो कंट्रीज, जो फ्रांस है वो वॉर टाइम में कैसे प्लानिंग करती है, क्या स्ट्रैटेजिक रोल्स है, वो सब चीज़ें हमारे ऑफिसर्स समझ पाएंगे। सिमिलरली जो फ्रेंच ऑफिसर्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा इन इंडियन आर्मी यूनिट्स। ठीक है, तो वो भी यहाँ की जो टेक्टिक्स हैं उनको समझ पाएंगे। So this deployment is a new one. Now, this one is very important. Like this is a very good thing which I saw कि France backs India as net security provider in Indian Ocean region. तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिलेशन है उसको फर्दर अपग्रेड किया गया है। जो फ्रेंच एंड इंडिया की जो रिलेशन है उसको अपग्रेड किया गया है टू ग्लोबल रिलेशनशिप, टू ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ग्लोबल का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि हाउ फ्रांस इज कंट्रीब्यूटिंग, या फिर हाउ फ्रांस इज सपोर्टिंग अस ग्लोबली। तो आपको पता है कि इंडियन ओशन रीजन जो है, लाइक इंडिया जहाँ पे है, इंडिया के बगल में जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन रीजन में जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उसको, वो इंडिया उसको खुद एसर्ट करता है। ठीक है, इंडिया बताता है कि बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट नेवी इन दिस नेशन, सॉरी इन दिस इंडियन ओशन रीजन, इस वजह से हम लोग खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंसिडर करते हैं इन दिस रीजन, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी कंसिडर करते हैं। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो इंडिया हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। बट इसको पहली बार हम कह सकते हैं कोई यूरोपियन नेशन बैक कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि फ्रांस के जो आइलैंड्स हैं वो इंडियन ओशन रीजन में है, एंड उस वजह से फ्रांस जो है वो हमारी इस आइडियोलॉजी को, हमारे इस असर्शन को बैक कर रहा है कि येस, इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड अ लीडर इन दिस इंडियन ओशन रीजन। तो ये भी एक बिग सपोर्ट है फ्रॉम अ कंट्री, फ्रॉम यूरोप। ठीक है, नाउ ऑन दिस नेक्स्ट स्लाइड you can see even more important news which is related to the Airbus at H125 final assembly line which is in Kolar, Karnataka। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड इमानुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन दोनों ने मीटिंग हुई, उन दोनों की मीटिंग के टाइम पे दे वर्चुअली इनॉग्रेटेड दिस असेंबली लाइन विच इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट प्राइवेट एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन। ठीक है, अब तक आपको पता है कि केवल एक ही कंपनी है जो PSU है, HAL, वो एयरक्राफ्ट को बनाती है, डिज़ाइन करती है। ठीक है, बाकी जो कोई भी प्राइवेट प्लेयर है वो इंडिया में एज सच अब तक नहीं बन के आया था कि जो असेंबली लाइन बना के खुद एयरक्राफ्ट्स को बना रहे हैं। ठीक है, बट फिलहाल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा एडवांस सिस्टम्स, ठीक है, ये सामने आएंगे। वाई? क्योंकि इंडिया एंड जो फ्रांस है वो जॉइंट वेंचर, उन्होंने एक MOU साइन किया है कि इंडिया की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स हैं, ठीक है, एंड फ्रांस की एयरबस, ठीक है, दे विल together make this, like together they will start making H125 helicopters in India। अब H125 की स्पेसिफिक एंड खास बात यह है कि इट इज़ द ओनली हेलीकॉप्टर इन दिस वर्ल्ड विच कैन फ्लाई अप टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो हमारे जो हमारा जो नॉटी नेबर चाइना है उस पर नज़र रखने के लिए दिस हेलीकॉप्टर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर्स। तो ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, उनमें काम आएंगे। ठीक है, एंड नॉट जस्ट ये यहाँ पे बनाए जाएंगे, इनको यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडलाइन, मेड इन इंडिया H125 चॉपर्स टू रोल आउट ऑफ कोलार यूनिट फ्रॉम 2027 से ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो इंडिया की आइडियोलॉजी है आई थिंक वो समझ में आ रही होगी कि नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर माइंडसेट टू फ्रॉम अ बायर टू अ को प्रोड्यूसर। ठीक है, हम हर जगह पे यही चाह रहे हैं कि हम लोग को प्रोड्यूस करें, एंड स्पेसिफिकली हमारा जो विजन है वो यही है कि जो भी चीज़ें बनेंगी वो मेड इन इंडिया ही होंगी। ठीक है, जैसे रशिया के साथ में हम लोगों ने ब्रह्मोस बनाने की बात क्या हम लोग बना ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी राफेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो 114 राफेल बाय कर रहे हैं उसमें से जो 19 राफेल हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, मेड इन इंडिया। ठीक है, एंड इसमें से भी जो हम लोग अभी जो हमारे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने जो ये 6 डिफेंस डायलॉग हुआ था, इसमें यही बात की है विद फ्रांस गवर्नमेंट कि यहाँ पर जो 90 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे इनमें 50% तक इंडिजनाइज्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे इंडिजनाइज्ड फ्रेम है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है वो राफेल में यूज़ किया जाए। नाउ लेट्स स्टडी दिस पर्टिकुलर न्यूज़। तो यहाँ पे एयरबस H125, जो एयरबस एक्चुअली उसका ही ये हेलीकॉप्टर है जो H125, उनकी फाइनल असेंबली लाइन बनाई जा रही है इन कोलार, एंड यहाँ पे लोकेशन वेमगल कर्नाटका, लाइक दिस इज इन कोलार, वेमगल इज इन कोलार एंड कोलार इज इन कर्नाटका। कोलार गोल्डफील्ड आपको पता होगा, KGF, एंड ये जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। ओके, एंड ग्लोबल रैंक जो है इसकी, लाइक दिस हेलीकॉप्टर लाइन की, इट इज गोइंग टू बी फोर्थ सच फैसिलिटी वर्ल्ड वाइड। एंड फर्स्ट हेलीकॉप्टर मैंने आपको बताया कब से रोल आउट होने वाला है, इट्स फ्रॉम अर्ली 2027। एंड ऑलरेडी मैंने आपको मिलिट्री स्कोप बताया, H125 जो है वो हिमालयन ऑपरेशंस में यूज़ किया जाएगा बिकॉज इट कैन फ्लाई अप टू द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये हाई अल्टीट्यूड्स के लिए प्रेफर किया जाएगा बाय इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ऑल्सो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके अलावा देर इज़ वन अदर न्यूज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफेंस ओनली। तो यहाँ पर इंडिया एंड फ्रांस इन दोनों ने एक और MOU साइन किया है फॉर हैमर मिसाइल प्रोडक्शन, अगैन मेड इन इंडिया। तो दीज पॉइंट्स आप इनको नोट कर लो, लाइक इफ यू आर सेइंग दिस थिंग इन द GD कि अगर आपको सेल्फ रिलायंट भारत के बारे में कुछ बोलना है, आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बोलना है, तो दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट।
तो ये एमओयू जो है वो हैमर मिसाइल्स के प्रोडक्शन के लिए है। लास्ट वीडियो जो थी जिसमें हम लोगों ने 114 राफेल की जो एओएन के बारे में बात की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉट जस्ट 114 राफेल, ये जो एओएन है दिस ऑल्सो हैज़ द मेंशन ऑफ स्केल्प मिसाइल्स, कि हम लोग स्केल्प मिसाइल्स भी बाय करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्केल्प मिसाइल्स हैं, हम लोग ये मैंने यहाँ पे आप केवल रिकैप के लिए रखा है। ठीक है, बाकी आज जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है हैमर मिसाइल से। ठीक है, तो क्या होने वाला है, लाइक जो ये हैमर मिसाइल है, ये क्या है, actually this is a munition. Hammer missiles, they are not just like missiles, they are setups, कि नॉर्मल हम लोगों ने जो, अगर कोई राफेल एयरक्राफ्ट है, कोई फाइटर जेट है, उसमें हम लोगों ने नॉर्मल बॉम्ब रखा हुआ है, उसके साथ में अगर हम लोग हैमर हैमर सेटअप जो है वो अटैच करेंगे, तो वो इस नॉर्मल बॉम्ब को एक मिसाइल की तरह बना देगा। लाइक इसमें जीपीएस वगैरह ऐड करके, नेविगेशन ऐड करके, ये इसको एक पर्टिकुलर मिसाइल की तरह बना देगा। बट इसकी जो रेंज होती है, इट इज जस्ट 50 to 70 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। अब इसमें क्या है, इस एमओयू में क्या है कि इट इज़ अ जॉइंट वेंचर, अगेन जॉइंट वेंचर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल फ्रॉम इंडिया एंड साफ्रान फ्रॉम फ्रांस, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर हैमर मिसाइल इन इंडिया। एंड ये भी अगेन मेड इन इंडिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अलावा एमआरओ की भी लिए भी पुश किया गया है कि फ्रेंच जो एरो इंजन हैं, अब फ्रेंच एरो इंजन्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है एमआरओ के लिए यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे कोई जेट है इंडिया में, राफेल फॉर एग्जांपल, राफेल की बात करें, विच इज़ अ फ्रेंच जेट, अब यहाँ पर उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया में मेंटेनेंस नहीं होती है, उसको लेके जाया जाता है फ्रांस में। अब वॉर चल रही है, उस टाइम पे हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई, एंड हमारे इंजन जो है वो मेंटेन हम लोग इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, हमें फ्रांस में लेके जाना पड़ रहा है, तो टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंडेड रहेंगे, तो हम लोग वॉर कैपेबिलिटी जो हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर दैट वी नीड की एमआरओ जो मेंटेनेंस एंड ये मेंटेनेंस के लिए, ओवरऑल के लिए, रिपेयर के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि जो साफ़्रान कंपनी है वो अपने जो राफेल इंजन एमआरओ है वो इंडिया में सेटअप करे, ताकि इंडिया अपनी जो सर्विसेज हैं या फिर जो अपने ओवरऑल या फिर रिपेयर है उनको इंडिया में ही कर पाए, जो राफेल का ओवरऑल रिपेयर और जो मेंटेनेंस है वो इंडिया में ही कर पाए। ठीक है, सो दिस रीकैप थिंग इज फॉर स्कैल। ठीक है, तो ये क्या मिसाइल थी, इट वाज अ टाइप ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल थी। ठीक है, एंड इसकी रेंज बहुत अच्छी थी, अराउंड 450 किलोमीटर। ठीक है, एंड इसके अंदर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, एंड अगेन इट इज इंटीग्रेटेड इन राफेल। ठीक है, इसको बनाती है एमबीडीए। और यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा टेबल रखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है हैमर एंड स्कैल्प में, क्योंकि दोनों ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुए थे, तो देर आर चांसेस कि आपसे कभी पूछ लिया जाए। तो स्केल्प जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बाकी ये हैमर स्मार्ट बॉम्ब किट है। ठीक है, स्मार्ट बॉम्ब किट क्या है कि आप नॉर्मल किसी भी बॉम्ब को एक मिसाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए आप नेविगेशन ऐड कर सकते हो बाय एडिंग दिस हैमर किट। इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज है, 50 to 70 किलोमीटर्स। बाकी ये जो है ये 300 to 500, मोस्टली हम कह सकते हैं 450 किलोमीटर्स तक ये लोग, ये क्रूज मिसाइल जा सकती है। और इसकी जो प्राइस है वो वेरी हाई कॉस्ट है, एंड इसकी लो कॉस्ट है, क्योंकि ये क्या है, हम लोग इसको यूज़ करें ऐसा म्यूनिशन जो हमारे लिए नॉर्मल, हम कह सकते हैं नॉर्मल यूजेस में काम आ सके। ठीक है, बाकी क्रूज मिसाइल्स को अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो हाई कॉस्ट पे हम लोग इनको बाय कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड, एंड सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। आप ऐसे ही सपोर्ट शो करते रहिए, एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप देखने वाले हो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है कि इमानुअल मैक्रोन आए थे एआई इम्पैक्ट समिट के लिए, तो क्या ये इम्पैक्ट समिट है एंड इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन किस लिए मिल रही है, बाकी क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, सो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप पढ़ते रहिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वी विल मीट अगैन, बाय।